नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11th का जो थर्ड चैप्टर है पादप जगत या प्लांटी किंगडम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले जो पंच जगत प्रणाली है उसके 3 जगत पढ़े हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। 3 किंगडम पढ़ने के बाद नेक्स्ट आज हम बात करेंगे प्लांटी या पादप जगत। देखिए, प्लांटी या पादप जगत की बात करें तो इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं, जो इसके मुख्य लक्षण हैं पादप जगत के, वो है यूकेरियोटिक। ये जो प्लांट होते हैं ये यूकेरियोटिक होते हैं। देखिए, यूकेरियोटिक का मतलब क्या है? यूकेरियोटिक का मतलब ये है कि ऐसे इसमें जीव आते हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। जिनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग और स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो ये यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो उसको ससीम केंद्र की कहा जाता है। ससीम केंद्र की इसको बोला जाता है। अब कोशिका के हिसाब से देखें कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये जो प्लांटी जगत है ये बहुकोशिकीय होता है। अब इससे बाद में जो पादप जगत है, एनिमिलिया जगत है, उसमें सब बहुकोशिकीय जीव आएंगे। अब एक कोशिकीय जीव थे वो सब मोनेरा और जो दूसरा हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा, उस जगत के अंदर थे। तो कुछ ऐसे पौधे भी थे, कुछ ऐसे जीव भी थे जो प्रकाश संश्लेषण भी करते थे। तो उनको ऐसे जीव जो एक कोशिकीय और प्रकाश संश्लेषण करने वाले थे तो उनको प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया। जैसे यूग्लिना है, डायटम्स है। अब उनमें क्या है कि वो स्वपोषी है, लेकिन एक कोशिकीय होने के कारण उनको किसमें रखा? हमने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी थे जो प्रकाश संश्लेषण करते थे और उनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती थी। इसका मतलब वो स्वपोषी भी थे। तो ऐसे जो जीव थे एक कोशिकीय और जो यूकेरियोटिक नहीं थे, प्रोकैरियोटिक थे, तो उनको हमने मोनेरा जगत के अंदर रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनेरा जगत है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जबकि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर जीव तो एक कोशिकीय होते हैं लेकिन वो यूकेरियोटिक होते हैं। अब यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जो पौधे हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिकाओं की संख्या अधिक पाई जाती है, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पादपों का विशेष लक्षण है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। इसके अलावा पादप जगत के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी पादपों का विशेष लक्षण है। निर्माण किससे होता है? निर्माण होता है सेलुलोज के द्वारा। तो पादपों के अंदर सेलुलोज निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। आवास की बात करें तो ये जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। पादप जगत के इसी पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो 5 वर्ग है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो शैवाल होते हैं, थैलोफाइटा या जो शैवाल होते हैं, ये पूरी तरह से पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है ये पानी से तो बाहर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां इनको आवश्यकता पड़ने पर पानी की प्राप्ति हो सके या जल इनको मिल सके। क्योंकि जब ये पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तो बीच में निषेचन के दौरान इनको पानी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये स्थल के ऊपर उगने वाले पौधे होते हैं। ये वेल डेवलप्ड ऐसे पौधे हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। रिक्तिका, पादपों के अंदर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पादपों के अंदर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये पादपों का विशेष लक्षण है, प्लांटी जगत का विशेष लक्षण है। जब इस कोशिका के अंदर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी तो इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक केंद्र में स्थित नहीं होकर परिधीय हो जाता है। इस रिक्तिका की वजह से केंद्रक जो है वो कोशिका के सेंटर में नहीं होता है, वह परिधि की ओर खिसक जाता है या केंद्रक परिधीय प्रकार का पाया जाता है।
इसके अलावा लवक, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, तो लवक भी पादपों का विशेष लक्षण है, लवक पाए जाते हैं। और ये जो लवक होते हैं ये वर्णी लवक हो सकते हैं, अवर्णी लवक भी होते हैं, और हरे रंग के होते हैं जिसको हम पर्णरहित भी कहते हैं। तो ये हरे रंग के होते हैं, सामान्यतः जो हरे रंग के होते हैं। तो लवक पाया जाना भी पादपों का विशेष लक्षण है। अलग अलग वर्णक के इसमें लवक पाए जाते हैं, और इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो है हरे रंग के वर्णक। हरे रंग के लिए पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। और ये जो हरित लवक है, इस हरित लवक के कारण ये जो पौधे होते हैं, पौधे के भाग है वो हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं। छोटा क्वेश्चन कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो हरित लवक के कारण होता है। और यह जो हरित लवक है या ये हरे रंग का जो वर्णक है, इसी वर्णक के कारण पौधे है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य का प्रकाश और ये हरित लवक, इन दोनों की जरूरत होती है। इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इनमें पेड़ पौधों ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद पेड़ पौधे क्या करेंगे? जो भोजन बनाया है उसमें से खुद की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो उस भोज्य पदार्थों को काम में ले लेंगे। इसके बाद में जो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ है जिनका वो क्या करेंगे? संचय करेंगे। फ्रूट आदि के रूप में इनका संचय करेंगे। तो जो संचित पदार्थ होते हैं उनको स्टार्च कहा जाता है। यहां हम कहें कि पेड़ पौधे जो अतिरिक्त पदार्थ बन जाता है, जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ होता है, उसका जो संचय है वो स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं। इसके अलावा पौधे हैं तो पौधों में वृद्धि पाई जाती है। कोशिकाओं के अंदर कोशिका विभाजन होता है, विभज्य उत्तक पाया जाता है, जिससे तने की लंबाई में वृद्धि होती है, जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। और कुछ ऐसा सेकेंडरी उत्तक पाया जाता है जिसके द्वारा जड़ और तने की मोटाई में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से पादपों के अंदर वृद्धि पाई जाती है। प्रचलन की बात करें, प्रचलन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो प्रचलन वाले अंग इनमें नहीं पाए जाते। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गति नहीं होती है। बिल्कुल पेड़ पौधों में भी गति होती है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनमें विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधों में यदि जनन की बात करें तो पेड़ पौधों के अंदर कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ये हम प्लांटी जगत के अंदर अलग अलग जब वर्ग पढ़ेंगे तब उसमें किस वर्ग में कौन सा जनन पाया जाता है उसको हम वहां पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर या प्लांटी जगत के अंदर कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अब ऐसे देखें तो अपने आप में जो प्लांटी जगत है या पादप जगत विस्तृत वर्ग है, विस्तृत जगत है। अब इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसमें जितने जीव आते हैं, उनका यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर प्लांटी जगत को आगे वर्गीकृत करना पड़ेगा। या हम ये कहें कि इसका वर्गीकरण हमें देखना पड़ेगा या वर्गीकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो जो प्लांट है या प्लांटी जगत है, इसका जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से दिया जाता है: कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जाति वृत्तीय वर्गीकरण। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण का मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल में क्या होगा? एक या कुछ बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। एक पौधा है, वो पौधा बाहर से कैसा दिखता है उस आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया गया। एक या दो या एक या कुछ लक्षणों को लिया और वो भी कौन से? बाहर के लक्षणों को लिया, उस आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्गीकरण। अब इसमें कायिक गुण हो सकते हैं, जड़ तना पत्ती ये हो सकते हैं। इसके अलावा पुमंग की संरचना आदि ये आधार बनाकर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अब इस तरह से जब वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, बाहर के लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में यदि डिस्कस नहीं किया तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये हो गई कि ऐसे पौधे जो आपस में समानता रखते थे वो अलग अलग वर्गों में चले गए। क्योंकि हमने तो क्या किया? बाहर से लक्षण देखे।
आंतरिक संरचना हमने नहीं देखी। ऐसे दो पौधे जो आंतरिक संरचना में समानता रखते हैं लेकिन वो एक ही वर्ग में होने चाहिए थे, वो अलग अलग वर्गों में चले गए। और जो पौधे आपस में असमानता रखते थे, जो अलग अलग वर्गों में जाने थे या इनको अलग अलग वर्गों में रखा जाना था, बावजूद इसके उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब यह जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है, इसके फेवर में या इसको मानने वाले जो वैज्ञानिक है वो है कैरोलस लीनियस ने एक बुक्स लिखी स्पीसीज प्लांटेरम। इससे पहले हम बात करते हैं लीनियस के बारे में। तो लीनियस एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सिस्टेमेटिक ढंग से जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उस समय इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिखी। उसमें सबसे पहले इन्होंने जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो कैरोलस लीनियस है, इसको आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक लीनियस को कहा जाता है। अब यहां पर हम प्लांटी की बात करते हैं, पादप जगत की बात करते हैं। तो पादप जगत के अंदर जब इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो वो स्पीसीज प्लांटेरम में किया। इनकी जो नेक्स्ट बुक है स्पीसीज प्लांटेरम। अब इस बुक के अंदर इन्होंने जितने भी प्लांटी जगत है उनको 24 वर्ग में बांट दिया। कितने वर्गों में बांटा? 24 वर्गों में बांट दिया। अब ये जो 24 वर्ग है, इसमें इन्होंने पहले जितने भी वर्ग है या जितने भी पौधे हैं उनको दो भागों में बांटा। कैसे? एक तो अपुष्पीय पौधे, दूसरे है वो पुष्पीय पौधे। अपुष्पीय का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते। पुष्पीय पौधों का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। अब जो अपुष्पीय पौधे हैं इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है और जो पुष्पीय पौधे हैं इनको फेनरोगैम्स कहा जाता है। अब ये जो अपुष्पीय पौधे हैं इसमें इन्होंने एक वर्ग रखा और जो पुष्पीय पौधे हैं इसमें इन्होंने 23 वर्गों को रखा। इस तरह से कैरोलस लीनियस ने 24 वर्ग प्रस्तुत किए। पादप जगत को 24 वर्गों में बांटा। अब ये जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है इसको मानने वाले वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टस। ये भी इस पद्धति के फेवर में थे। क्योंकि जो थियोफ्रेस्टस है इनको जनक कहा जाता है। किसका? बोटनी का जगत, सॉरी बोटनी का जनक कहा जाता है। बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थियोफ्रेस्टस है ये फादर ऑफ बोटनी कहलाते हैं। इन्होंने भी क्या किया? बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाहर से देखा कि एक पौधा छोटा है, बाकी वाले कुछ बड़े हैं और बहुत बड़े वृक्ष के रूप में है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और जितने भी पेड़ पौधे थे या जो प्लांटी जगत है इनको 3 वर्गों में बांट दिया। सबसे छोटे हैं उनको इन्होंने शाक कह दिया, जो सबसे छोटे हैं। झाड़ी थोड़े मीडियम यहां तक लेवल के, उसको बोल दिया इन्होंने झाड़ी। और बड़े यदि पौधे हैं तो उनको इन्होंने वृक्ष की परिभाषा दे दी या वृक्ष के रूप में इनको रखा। अब इस तरह से जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है इसमें मेनली 2 वैज्ञानिक आते हैं, लीनियस और थियोफ्रेस्टस। लीनियस ने इस तरह से वर्गीकरण प्रस्तुत किया और जो थियोफ्रेस्टस है इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कैरोलस लीनियस है वो वर्गीकरण विज्ञान के जनक है, जबकि जो थियोफ्रेस्टस है वो किसके जनक है? बोटनी के या वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो इस तरह से प्लांटी जगत के सामान्य लक्षण हो जाएंगे। और जो प्लांटी जगत है इसका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण की 3 पद्धति है, कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवर्ती है। इसमें से हमने पहली जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण, पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में हमने डिस्कस किया कि एक या कुछ एक बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। कहने का मतलब उसमें आंतरिक संरचना के बारे में या जीवों का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में कोई लक्षण नहीं लिया गया। अब ये जो प्राकृतिक वर्गीकरण आता है इसमें बाह्य लक्षणों के साथ साथ, बाह्य लक्षण तो लिए, इसके साथ में उन्होंने प्राकृतिक संबंध आपस में क्या संबंध है और उनकी आंतरिक संरचना जैसे शारीर, भ्रूण विज्ञान,
पादप रसायन आदि, इनको आधार मानकर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। ऐसा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। अब इसका एक वैज्ञानिक है बेंथम और हुकर, ये जो दो वैज्ञानिक है इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो सर्वमान्य है। वर्तमान के अंदर हम प्रैक्टिकल के अंदर या जो भी वर्गीकरण पादपों का पढ़ते हैं उसमें बेंथम और हुकर के दिया गया वर्गीकरण ही हम पढ़ते हैं। इसका मतलब बेंथम और हुकर ये जो है ये प्राकृतिक वर्गीकरण के पक्षधर थे। इन्होंने एक बुक लिखी जेनेरा प्लांटेरम, बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। इससे पहले हमने बात की थी लिनियस की जो बुक है वो थी स्पीसीज प्लांटेरम, जबकि बेंथम एवं हुकर इनकी जो बुक है वो है जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने इस बुक के अंदर इसको है वो 202 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में बांटा? 202 वर्गों में बांट दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण का मतलब है यहां पर विकासात्मक या जीवों का विकास कैसे हुआ है उस आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसमें विकासीय संबंध को आधार बनाया गया। विकासीय संबंध, जीवों का विकास किस तरह से हुआ है या पौधों का विकास किस तरह से हुआ है। इसके अलावा आनुवांशिक संबंध, जेनेटिकली, मतलब जो आनुवांशिक संबंध है वो क्या है, इसके आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अब देखिए विकास की बात करें, आनुवांशिक संबंधों की बात करें तो हम क्या कहेंगे? समान टैक्सा है तो उनके पूर्वज एक ही थे। जैसे मान लो 2 टैक्सा है उसमें आपस में समानता है, इसका मतलब उनके जनक है वो एक ही रहे होंगे या एक ही थे। अब जाति वृत्तीय जो वर्गीकरण है इसके पक्षधर थे ओसवाल्ड, आइक्लर और तख्ताजर। ये 3 वैज्ञानिक है वो जाति वृत्तीय वर्गीकरण के पक्षधर थे। अब इन्होंने क्या देखा? जाति वृत्तीय वर्गीकरण की बात करते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के यदि प्रमाण, प्रूफ, एविडेंस, तो उसमें जीवाश्मीय प्रमाणों को भी आधार माना। इस तरह से यदि हम विकास की बात करते हैं तो किस पौधे से या इनका विकास कैसे हुआ, तो यदि हम विकासीय संबंध का एक ग्राफ बनाएं या संबंध एक पेपर के ऊपर लिखें तो उसमें एक वृक्षनुमा संरचना बनती है, और जो वृक्षनुमा संरचना बनती है इसको जाति वृत्तीय विकास वृक्ष कहा जाता है। इसको क्लेडोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेडोग्राम। जाति वृत्तीय विकास वृक्ष को क्लेडोग्राम कहा जाता है। तो इस तरह से ये कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्तीय पादपों के वर्गीकरण की ये 3 पद्धतियां हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण पद्धतियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हम इस चैप्टर के अंदर पादप जगत, जो पादप जगत है, इस पादप जगत को 2 भागों में बांटें। तो एक अपुष्पीय और दूसरा है वो पुष्पीय है। अपुष्पीय को हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, पुष्पीय को कहते हैं फेनरोगैम्स। तो इस तरह से अपुष्पीय के 3 वर्ग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और इसके 2 वर्ग है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो 2 वर्ग है ये पूरी तरह से स्थलीय होते हैं, और इसके जो 3 वर्ग है इसमें पहला जो थैलोफाइटा है ये पूरी तरह से जलीय है, जबकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये जल से तो बाहर पाए जाते हैं लेकिन जीवन चक्र के दौरान इनको जल की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये दोनों है वो जल के ऊपर निर्भर होते हैं। अब ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जीवन चक्र के दौरान जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पौधे ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां आसपास में पानी पाया जाता है, या हम ये कहें कि इन पौधों का विस्तार है वो ज्यादा नहीं है, जहां पानी है उसके आसपास पाए जाते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, सफलतम स्थलीय पौधे होते हैं। इनको जीवन चक्र के दौरान मतलब निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।